नमस्कार दोस्तों, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जैसे कि हमारे एमपी एमएलए किसी लोभ लालच या महत्वाकांक्षा के अंदर आकर, जिसको कि वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज कहते हैं, उसके अंदर आकर वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं डिफेक्शन और हिंदी में कहते हैं दल को बदल करना, यानी दल बदल करना। अब पार्टी बदल लेने से नेताओं को तो बहुत फायदा हो जाता है, लेकिन उन लोगों के साथ धोखा हो जाता है जो लोग उस नेता को वोट देते हैं और उसको जिता कर लाते हैं। दोस्तों, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1967 से 1971 के बीच में जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के बीच में जो इलेक्शन हुए थे, इन 4 सालों के अंदर कुछ 4000 जनता के प्रतिनिधि चुनकर आए। लेकिन उस समय ये दल बदल इतना ज्यादा चल रहा था कि जो 4000 जीत के आए थे उसमें से कुछ 50% ने अपना दल बदल लिया किसी लोभ लालच या अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुन के। हम श्योर आपने से काफी सारे लोगों ने आया राम गया राम वाली कहावत को सुना होगा, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि ये आया राम और गया राम की कहावत भी एंटी डिफेक्शन से ही निकली है। दोस्तों, 1967 के अंदर एक एमएलए थे जिनका कि नाम था गया लाल। उन्होंने एक ही दिन के अंदर अपनी आत्मा की आवाज 3 बार सुनी और एक ही दिन के अंदर उन्होंने 3 पार्टियां बदली, जिसकी वजह से ये कहावत निकली कि आया राम और गया राम। इसी सारी भसड़ को रोकने के लिए 1985 के अंदर उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने लोकसभा के अंदर एक कानून प्रपोज किया जिसका कि नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ। काफी सारी मैराथन डिस्कशन के बाद ये कानून पास हुआ। इस कानून को पास करने के लिए संविधान के अंदर 10वीं सूची जोड़ दी गई और 52nd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ आज भी काफी कारगर है। इस कानून के तहत नेताओं को शुरू में ही डिसाइड करना होता था कि वो किस पार्टी से लड़ेंगे और किस झंडे को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। अगर वो उस झंडे के नीचे उस पार्टी चिन्ह से वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो अगले 5 साल तक वो पार्टी को छोड़ नहीं सकते। बाकी ये कानून जीतने वाले नेताओं के ऊपर ही लागू होता है। हारने वाले नेताओं के लिए अभी भी रास्ता खुला है कि वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन हारने वाले नेताओं को कौन पार्टी में लेना चाहेगा, यह भी एक बात है। और यदि इलेक्शन जीतने के बाद वो एमपी या एमएलए अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के अंदर जाता है तो उस एमपी या एमएलए की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और वो उसे फिर से एक आम आदमी बना दिया जाएगा। थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताता हूं कि यह कानून कब कब लागू होता है और कब कब लागू नहीं होता। पहला पॉइंट तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। अगर कोई नेता जीतने के बाद अपनी पार्टी से को बदल के दूसरी पार्टी में ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। वहीं दूसरा पॉइंट यह है कि कोई निर्दलीय नेता जनता के बीच में जाके जनता का वोट मांगता है और एमपी या एमएलए बन जाता है। अगर एमपी या एमएलए बनने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उससे भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और वो एक आम आदमी बन जाएगा। इसके तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी खुद की पार्टी से रेजिग्नेशन देता है अपने द्वारा, अगर वो रेजिग्नेशन देता है तब भी उसकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर आप किसी पार्टी के चिन्ह के तले इलेक्शन लड़ते हैं तो वो पार्टी आपका प्रचार करती है, आपका प्रसार करती है, उस पार्टी की वजह से ही आप जीतते हैं। इसी वजह से अगर आप खुद से रेजिग्नेशन देते हैं तो आपकी सदस्यता भी जाएगी। दोस्तों, ये जो सारे नेता हैं ना, ये बहुत ही तेज होते हैं और इनके पास पूरी टीम होती है हर कानून के लूप होल्स ढूंढने की, और इन्हीं लूप होल्स की वजह से काफी सारी जगह पे ये कानून इनइफेक्टिव हो जाता है। वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको गिनवाता हूं। तो पॉइंट नंबर 1, अगर कोई पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो उसके जितने भी सदस्य हैं दोनों पार्टीज के, किसी की भी सदस्यता रद्द नहीं होगी। जैसा कि महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन के अंदर 2019 में हुआ, जिसके अंदर बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर इलेक्शन लड़ा अगेंस्ट एनसीपी और कांग्रेस के बीच में। इलेक्शन जीतने के बाद शिवसेना और बीजेपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। ऑल्दो बीजेपी उस समय की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन बीजेपी को छोड़कर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ अलायंस बनाया और अपनी गवर्नमेंट स्थापित की। और दोस्तों, इस मुद्दे के ऊपर मैं डिटेल में चर्चा वीडियो के थोड़े आगे वाले हिस्से में करूंगा। तो दूसरा पॉइंट यह है कि अगर वो पार्टी जिसके चिन्ह पे आप जीत के आए हैं वो खुद से ही आपको निकाल दे तब भी यह रूल लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कांग्रेस इस समय एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस से एमपी एमएलए अगर छोड़ के बीजेपी में जाने लग जाएंगे तो कांग्रेस के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। तो दोस्तों, इसी वजह से वो जो एमपी एमएलए कांग्रेस को छोड़ के जाएंगे तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर वो पार्टी कांग्रेस खुद ही उन एमपी एमएलए को अपनी पार्टी से निकाल दे तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। इसका कि प्राइम एग्जाम्पल आपको शायद पता ही होगा
शत्रुघ्न सिन्हा, दोस्तों वो बीजेपी के टिकट से ही सांसद बने थे और बीजेपी के अंदर ही उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए, जिसकी वजह से वो सुबह से शाम तक बीजेपी को ही कोसते रहते थे। अगर वो खुद से रेजिग्नेशन देते थे तो वो सांसद भी नहीं रह पाते, लेकिन वो पार्टी के अंदर रहते रहते पार्टी को गगियाने लगे, पार्टी को काफ़ी बुरा भला कहने लगे और पार्टी की जो एंटी पार्टियां थी उनके साथ दिखने लगे, जिसकी वजह से बीजेपी ने ही उनको एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से अपनी पार्टी से निकाल दिया और जिसकी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा की सांसदी भी बच गई। इस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर पार्टी से निकालने के बाद भी एंटी डिफेक्शन का कानून नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर किसी पार्टी के अंदर 1/3 जीते हुए सांसद या एमएलए अपनी पार्टी के अंदर से रेजिग्नेशन दे देते हैं तो उन 1/3 सांसद या एमएलए की, जो कि जीते गए हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। दोस्तों माना यह जाता है कि अगर कोई एक जीता हुआ प्रतिनिधि, एक या दो, कुछ 3-4 जीते हुए प्रतिनिधि अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन देते हैं तो माना यह जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो 1, 2, 4 सदस्य हैं इनकी कहीं ना कहीं गलती रही होगी। लेकिन अगर पार्टी का 1/3 हिस्सा ही पार्टी को छोड़ना चाहता है तो यह माना जाता है कि पार्टी के अंदर ही कोई दिक्कत है, इसी वजह से उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून लागू नहीं होता। लेकिन दोस्तों हमारे नेताओं ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया था। छोटे छोटे राज्यों के अंदर जहां पे 25 से 30 एमपी एमएलए होते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर होता है, तो वहां पे जो 1/3 एमपी एमएलए की जो संख्या हो जाती है वो काफी कम हो जाती है, जिसका कि फायदा ये बड़ी बड़ी पार्टियां उठा लेती थी, नेताओं को पैसे देके दूसरे एस्पिरेशन दिखा के अपनी पार्टी में ले लेती थी, जिसकी वजह से 2003 के अंदर वाजपेयी गवर्नमेंट ने इस कानून को और ज्यादा सख्त बनाया। 91st अमेंडमेंट के साथ ये जो संख्या थी ना 1/3 ऑफ द टोटल इलेक्टेड कैंडिडेट, इनको 1/3 के बदले 2/3 कर दिया, जिसकी वजह से अब दल बदल करना और ज्यादा मुश्किल हो गया। दोस्तों ये था पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल का कानून। और जो इस समय महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है वो सारी एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून के इर्द गिर्द ही घूम रही है। महाराष्ट्र के अंदर जो इस समय गेम चल रहा है उसकी शुरुआत होती है 2019 के महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन से। वहां पर शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, वहीं इनके अगेंस्ट एनसीपी और कांग्रेस ने साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के बाद बीजेपी लेके आई कुछ 106 सीटें और शिवसेना जीती 56 सीटें और वहीं एनसीपी कुछ जीती 54 सीटें और कांग्रेस जीत के लेके आई 44 सीटें, जिससे कि क्लियर कट ये दिख जाता है कि बीजेपी और जो शिवसेना का अलायंस है उसको जनता अपना मैंडेट देती है और वो पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शिवसेना और बीजेपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है मुख्यमंत्री पोस्ट को लेके और शिवसेना उसी बात में बीजेपी को छोड़ देती है। बाद में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं जिसका कि नाम होता है महाविकास आघाड़ी, जिसके तहत वो तीनों मिलकर महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाती हैं और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बनते हैं। लेकिन रिसेंटली क्या खबर आती है, शिवसेना के जो नंबर 2 के जो लीडर माने जाते हैं एकनाथ शिंदे, वो अपनी खुद की पार्टी के साथ बगावत कर देते हैं और जो टोटल इलेक्टेड मेंबर थे 56, उसके अंदर उनका ये दावा है कि 50 मेंबर उनके साथ हैं और वो सब मिलके बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। आपने इसके अंदर एक चीज देखी होगी कि जब एक पार्टी के जो सदस्य हैं दूसरी पार्टी के अंदर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग उनकी सदस्यता तो रद्द कर दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो एकनाथ शिंदे और उनके साथ के जो रेबेलियन एमएलए हैं उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, क्योंकि टोटल सदस्य जो इनके इलेक्टेड मेंबर थे वो थे 56, जिसके अंदर से 50 का वो कह गए कि हमारे संपर्क में है, 50 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ हैं। जो 50 की जो संख्या है ना वो 56 का 2/3 से भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये माना जाएगा कि पार्टी में ही कोई कमी है, जिसकी वजह से इतने सारे एमएलए पार्टी को खुद से छोड़ने के जाना चाहते हैं और इसकी वजह से उन 50 के जो सदस्य एमएलए हैं उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। और इसी सबके चलते हुए महाराष्ट्र के अंदर इस समय उद्धव ठाकरे ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी जो सरकार है वो अल्पमत में जा चुकी है। जो रेबेलियन वाले जो एमएलए हैं उनका वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस समय महाराष्ट्र के अंदर
शिवसेना की जो सरकार थी एनसीपी और कांग्रेस के साथ वो गिर चुकी है और आगे जाके ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे अपने जो 50 एमएलए जिनको वो कह गए हैं उनको सपोर्ट लेके वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और जो एकनाथ शिंदे के जो एमएलए हैं प्लस बीजेपी के 106 एमएलए मिलके महाराष्ट्र के अंदर एक फिर से सरकार बनाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है ये जो नेता होते हैं ये पहले किसी चिन्ह के साथ और किसी पार्टी के साथ जनता के बीच में जाते हैं और जनता से वोट मांगते हैं उस पार्टी के लिए, उस झंडे के नीचे, उसके बाद वो पैसे के लालच में, कुर्सी के लालच में अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? इस पे आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? क्या ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको और ज़्यादा सख्त कर देना चाहिए या जैसा चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए? आपके क्या व्यूज़ हैं? मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं नेता कितने ईमानदार बचे हैं इस देश के अंदर? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिखिए, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।